गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी, बीबीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज। बच्चों, आज पुनः हम क्लास 9th के लिए बायोलॉजी को लेकर उपस्थित हूँ। पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के बारे में, और जिसमें आपने पढ़ा था जीव द्रव्य के कार्बनिक पदार्थ के रूप में विशेष रूप से आपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल और नियामक पदार्थ, इन सभी का आपने विस्तृत अध्ययन किया था। बहुत सारी चीजों को आपने सीखा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो बात आती है वह है जीव द्रव्य के अकार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट जो बात आती है वह है जीव द्रव्य के अकार्बनिक पदार्थ। जीव द्रव्य के अकार्बनिक पदार्थ में जैसे जल, खनिज लवण तथा गैसें ये सभी विशेष रूप से जीव द्रव्य के क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक यौगिक होते हैं। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो बात आती है वह है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या इसको आप कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। बेटा, आपने एक प्रारूपिक पादप कोशिका का चित्र बनाया था, एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराते हैं थोड़ा सा। ये जो रचना थी इसको आपने सेल वॉल नाम दिया था। इसको आपने कहा था कोशिका भित्ति, जिसको आप पढ़ चुके हैं। दूसरी जो बात थी वो आपका था मध्य पटल, और तीसरी जो यहाँ पर बात थी, तीसरी जो लेयर थी, इसको आपने प्लाज्मा झिल्ली नाम दिया था। इसको आपने क्या नाम दिया था? प्लाज्मा झिल्ली। और इसमें जो तरल पदार्थ ऐसे आपने देखा था एक प्रारूपिक पादप कोशिका के चित्र में, इस टाइप से जो आपने देखा था, इसको आपने नाम दिया था कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य या इसको आपने कहा था साइटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग होता है जो प्लाज्मा झिल्ली, और यहाँ सेंटर पर आपने बनाया था ये न्यूक्लियस था। तो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य बहते हुए क्रम में उपस्थित जो भाग है, जो तरल पदार्थ है, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की रचनाएं आती हैं। इस कोशिका द्रव्य में सजीव और निर्जीव, इसी भाग में सजीव प्लस निर्जीव दोनों प्रकार की जो रचनाएं हैं आती हैं। सजीव रचना में विशेष रूप से कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के आपके कोशिकांग आते हैं। कोशिकांग यानी कोशिका के अंग, सेल ऑर्गेनल्स आते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स में आपने देखा था बेटा बहुत सारे कोशिकांग इसमें उपस्थित थे, और उसी कोशिकांगों में सबसे पहला जो कोशिकांग है आपका वह है विशेष रूप से माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहला जो कोशिकांग है वह है माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यह सेल का पावर हाउस होता है। इसे कोशिका का विद्युत घर कहते हैं। इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहते हैं, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे कोलिकर। वैज्ञानिक कोलिकर ने इसकी खोज सबसे पहले कीटों की रेखित पेशियों में किया था। कीटों की रेखित पेशियों में किया था। एक दूसरे वैज्ञानिक हैं अल्टमान। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। बायोप्लास्ट नाम दिया। इसी में एक तीसरे वैज्ञानिक आते हैं सी बेंडा। वैज्ञानिक सी बेंडा ने सबसे पहले इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। सबसे पहले इसे क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वैज्ञानिक कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में इसकी खोज की सबसे पहले। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया और तीसरे वैज्ञानिक सी बेंडा ने सबसे पहले इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये तो हुआ बेटा एक प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सामान्य जानकारी। आइए हम इसके स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, इसकी जो संरचना है कुछ इस तरीके से है। इसका जो बाह्य आवरण है ये सपाट होता है, लेकिन इसका जो अंदर का जो आवरण होता है ये कुछ इस तरीके से बीच बीच में अंगुली के समान मुड़ा होता है और इस अंगुली के समान मुड़ी हुई रचना को क्रिस्टी कहा जाता है। ये इसका बाह्य आवरण हुआ, ये इसका अंतः आवरण हुआ, बाह्य लेयर, ये अंतः लेयर। ये जो अंगुली के समान मुड़ी हुई रचना है इस रचना को क्रिस्टी कहते हैं और इस क्रिस्टी के ऊपर रैकेट के गेंद जैसी, जो रैकेट आप खेलते हैं उसी की गेंद जैसी रचना होती है और इस रचना को F1 कण या इसको कहते हैं ऑक्सीसोम। F1 कण या इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये राइबोसोम है, बिखरे अवस्था में राइबोसोम होते हैं और इसके अंदर अर्ध तरल पारदर्शी प्रोटीन का बना
कणिकामय पदार्थ उपस्थित होता है और इस अर्ध तरल पारदर्शी प्रोटीन के बने कणिकामय पदार्थ को विशेष रूप से इस तरल पदार्थ को कहते हैं मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स में ऑक्सीशोषण से संबंधित जो शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको ऑक्सीशोषण कहते हैं। तो इसी मैट्रिक्स में ऑक्सीशोषण से संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसीलिए क्रेब्स चक्र की जो सारी क्रियाएं होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती हैं। ये रचना है बेटा एक क्रिस्टी की। कुछ इस तरीके से एक क्रिस्टी की रचना होती है और इस क्रिस्टी के ऊपर एक क्रिस्टी की रचना है और इस क्रिस्टी के ऊपर रैकेट के गेंद जैसी जो संरचना होती है, इस संरचना को F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के इसी F1 कण, इसको कहते हैं F1 कण या इसको कहा जाता है ऑक्सीसोम। इसी F1 कण या ऑक्सीसोम पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। इसी F1 कण पर ऑक्सीडेशन या जिसको आप कहते हैं ऑक्सीकरण, इसी पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और ऑक्सीकरण की क्रिया में होता क्या है बेटा कि जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं, कार्बनिक भोज्य पदार्थ का इसी भाग में दहन होता है। कार्बनिक भोज्य पदार्थ टूटते हैं और उनके टूटने से, उनके दहन से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और यह ऊर्जा उसी सेल के अंदर एटीपी इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जो क्रिस्टी के ऊपर जो रैकेट की गेंद जैसी संरचना होती है, इसको F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। इसी F1 कण या ऑक्सीसोम पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और इस ऑक्सीकरण की क्रिया में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का क्या होता है, दहन होता है, जिससे ऊर्जा निकलती है। कार्बनिक भोज्य पदार्थ टूटेंगे तो क्या निकलेगी बेटा, ऊर्जा निकलती है। और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको कॉइन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। तो जो ऊर्जा कार्बनिक भोज्य पदार्थों के टूटने से निकलती है वह एटीपी के रूप में संचित कर ली जाती है। और इस एटीपी से कोशिकाएं ऊर्जा लेकर के अपनी सारी जैविक क्रियाएं संचालित करती हैं। जितनी भी जैविक क्रियाएं सेल में होंगी वो इस एटीपी से ऊर्जा लेकर के अपनी सारी जैविक क्रियाएं, जो कोशिकाएं हैं वे अपनी सारी जैविक क्रियाएं क्या करती हैं, संचालित करती हैं। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं, विद्युत घर कहते हैं। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं, विद्युत घर, या इसको पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। फिर से देखिए बेटा एक बार, तो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दोहरे आवरण द्वारा घिरा होता है। इसका जो बाह्य आवरण है वो सपाट होता है, कहीं पर मुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अंतः जो आवरण है इसका, यह बीच बीच में अंगुली के समान मुड़ा होता है और इस अंगुली के समान मुड़ी हुई रचना को कहते हैं क्रिस्टी। इस अंगुली के समान मुड़ी हुई रचना को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। इस रचना को क्रिस्टी कहते हैं। इस रचना को क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहते हैं। और इस क्रिस्टी के ऊपर रैकेट की गेंद जैसी कई संरचनाएं होती हैं जिसे F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। इसी F1 कण या ऑक्सीसोम पर
यहाँ पर देखिए एक इंडिविजुअल आपका क्रिस्टी की रचना है। इसी अपवन कण या ऑक्सीसोम पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और इस ऑक्सीकरण की क्रिया में कार्बनिक ठोस पदार्थ टूटते हैं और उनसे ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा इस रूप में संचित हो जाती है। इस एटीपी से कोशिकाएं ऊर्जा लेकर के अपनी सारी जैविक क्रियाएं क्या करती हैं, संचालित करती हैं। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। तो यहाँ से अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित F1 कण पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और इस ऑक्सीकरण की क्रिया में कार्बनिक ठोस पदार्थ टूटते हैं जिससे ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या होती है, संचित हो जाती है। इस एटीपी से कोशिकाएं ऊर्जा लेकर के अपनी सारी जैविक क्रियाएं क्या करती हैं, संचालित करती हैं। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या विद्युत घर कहते हैं। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो आपकी बात आती है, नेक्स्ट जो आपका कोशिकांग है वह है राइबोसोम। नेक्स्ट जो आपका कोशिकांग है वह है राइबोसोम। तो राइबोसोम को सेल की प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहते हैं। तो नेक्स्ट आपका है राइबोसोम। पहला माइटोकॉन्ड्रिया था, दूसरा आपका यहां पर है राइबोसोम, राइबोसोम्स, दूसरा आपका यहां पर है राइबोसोम। तो राइबोसोम अभी मैंने बताया कि इससे सेल का यानी कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, उसी प्रकार से राइबोसोम को सेल या कोशिका की प्रोटीन संश्लेषण की क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट राइबोसोम के इंट्रोडक्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो राइबोसोम की जो खोज है, सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, एक आपके रॉबिन्सन और दूसरे वैज्ञानिक थे ब्राउन। तो वैज्ञानिक रॉबिन्सन और ब्राउन ने सबसे पहले राइबोसोम की खोज सेम की जड़ में किया था। सेम, जो आप सेम खाते हैं, सेम की सब्जी खाते हैं, उसकी जड़ में सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने क्या किया था, राइबोसोम की खोज की थी। बाद में वैज्ञानिक पैलेड ने अन्य पादप कोशिकाओं में, अन्य प्लांट सेल में क्या किया था, राइबोसोम की क्या की थी, खोज की थी। तो ये तो हुआ बेटा राइबोसोम के बारे में सामान्य बातें, किसने खोजा था। नेक्स्ट जो बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम्स की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम की संरचना। तो राइबोसोम आपने बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पढ़ा था। उस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में आपको बताया गया था कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, प्रोकैरियोटिक जो सेल है, इसमें 70 यस प्रकार का, यस का मतलब स्वेडबर्ग, 70 यस प्रकार का। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल थी, यूकैरियोटिक सेल में 80 यस प्रकार का राइबोसोम होता है। तो यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों राइबोसोम की यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में पूर्व केंद्रकीय कोशिका में 70 यस प्रकार का राइबोसोम और यूकैरियोटिक सेल में 80 यस प्रकार का क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 70 यस।
तो अवसादन गुणांक के आधार पर जो राइबोसोम है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके 70S, ये 70S है, 70S दो प्रकार के हैं। एक आपका 70S है, 70S का 70S का जो संयोजन है वह दो अणुओं द्वारा, एक आपका है 30S और दूसरा 40S। टोटल काउंट अगर करते हैं तो ये आपका 30S और 50S, 30S और 50S टोटल अगर काउंट करते हैं तो ये 80S आता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों इसको हम बढ़ा करके बनाते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट जो बात आती है वह है आपका 80S। 80S, यस का मतलब यहाँ पर है श्वेडबर्ग। श्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ही इसको कहा जाता है, यस टाइप दिया जाता है। तो विशेष रूप से जैसे 70S में है तो इसका संयोजन 30S और 50S के रूप में मैग्नीशियम आयन द्वारा, और इसी प्रकार से बेटा 80S का जो संयोजन है, इसी प्रकार से 80S का जो संयोजन है वह 40S और 60S के रूप में मैग्नीशियम आयनों द्वारा, 40S और 60S के रूप में मैग्नीशियम आयनों द्वारा Mg++ द्वारा होता है। तो ये 40S हो गया, 40S और ये आपका है 60S। टोटल काउंट करेंगे तो आपका 100S आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि अवसादन गुणांक के आधार पर जो राइबोसोम है ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक 70S जो प्रोकैरियोटिक सेल में, किस सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक में, और 80S जो होता है यह यूकैरियोटिक में होता है। किस में होता है, यूकैरियोटिक सेल में। 70S का जो संयोजन है वो 30S और 50S के रूप में, 40S का जो संयोजन है 80S का जो संयोजन है वो 40S और 60S के रूप में होता है। ध्यान दीजिए, 30S और 50S टोटल काउंट करते हैं तो ये आपका आता है 80S। इसको हम इक्यूरेट 70S ना लिख करके इसको हम 10 यूनिट बढ़ा करके, रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों सब यूनिट्स आपस में मैग्नीशियम आयनों द्वारा जुड़े होते हैं, और मैग्नीशियम आयनों की जो सांद्रता है ये घटती बढ़ती रहती है। कैसे, देखिए केस फर्स्ट, यदि Mg++ आयनों की सांद्रता अगर 10% बढ़ जाए, अगर इसकी सांद्रता 10% बढ़ जाए तो उस कंडीशन में राइबोसोम के दोनों अणु आपके डाइमर बना लेते हैं। डाइमर का मतलब कि जो डाई दिख रहा है यह एक अणु में परिवर्तित हो जाएगा। ये एक अणु में, ये आपका जो दो अणु दिख रहा है ये किसमें, एक में परिवर्तित हो जाएगा। यदि Mg++ आयनों की सांद्रता 10% बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में राइबोसोम के दोनों अणु डाइमर बना लेते हैं। केस सेकंड, यदि Mg++ आयनों की सांद्रता, इसकी सांद्रता 10% घट जाए तो उस कंडीशन में राइबोसोम के दोनों अणु टूटकर बिखर जाते हैं। राइबोसोम के जो दोनों अणु हैं ये क्या होंगे, अलग हो जाते हैं, ऐसे अलग हो जाएंगे। ये जब
Mg++ आयनों की सांद्रता 10% घट जाएगी, तो उस कंडीशन में राइबोसोम के दोनों अणु टूट कर क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। नेक्स्ट जो बात यहां पर आती है बेटा वो है फंक्शन ऑफ राइबोसोम। फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के कार्य क्या है? तो सेल के अंदर जितने भी विशेष रूप से जो न्यूक्लिक अम्ल वगैरह, जो प्रोटीन्स हैं, प्लस वसा है, प्लस कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सभी जो पोषक पदार्थ आते हैं सेल में, इसमें ये क्या करता है, इन सभी के द्वारा विशेष रूप से प्रोटीन का क्या करता है, जितने भी प्रोटीन ना लेकर यहाँ पर अमीनो अम्ल, जितने भी प्रकार के यहाँ पर अमीनो अम्ल आएंगे उसके द्वारा ये प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है, उसका निर्माण करता है। विभिन्न प्रकार के जो अमीनो अम्ल है उनके द्वारा प्रोटीन्स का क्या करता है, निर्माण करता है, संश्लेषण करता है। इसीलिए जो राइबोसोम्स है, इस राइबोसोम्स को प्रोटीन संश्लेषण की क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। इसी के साथ बेटा इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।